नमस्कार जोहार। आज का टॉपिक रहने वाला है आईटीआई वेल्डर का सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लास नंबर हम लोग 31 पे पहुंच चुके हैं। तो आज का लेसन बेसिकली ये रहने वाला है कि पावर सोर्स जो होता है, पावर सोर्स कहने का मतलब जो अलग अलग टाइप का जो वेल्डिंग होता है, जैसे मिग वेल्डिंग हो गया, टिग वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, तो उसमें अलग अलग टाइप का मशीन यूज होता है ना। किसी में डीसी पावर सप्लाई यूज करते हैं, किसी में एसी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, कहीं पे हम लोग एमएस का के लिए अलग रॉड यूज करते हैं, एल्युमिनियम के लिए अलग रॉड यूज करते हैं, वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं, और कहीं पे अलग अलग मटेरियल पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो सबको नज़र में देखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए क्या होता है, एक वेल्डर मशीन को सबसे पहले क्या होता है, पावर सोर्स को सेलेक्ट करता है ना। मतलब किस टाइप का पावर सोर्स उसको चाहिए और किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, कौन सा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो पावर सोर्स को सेलेक्ट करता है। उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मान के चलिए कि क्राइटेरिया कहने का मतलब कि अगर हम कोई चीज़ को फॉर्म फिलअप करते हैं ना, किसी जॉब को रिक्वायरमेंट आता है, तो उसमें क्या क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है। अगर डिफेंस लाइन में करते हैं तो हाइट का क्राइटेरिया होता है ना। लॉन्ग जंप हो गया, हाइट लॉन्ग जंप हो गया, हाइट जंप हो गया। ठीक है, इस समय कुछ कुछ क्राइटेरिया डिसाइड रहता है। वैसे ही वेल्डिंग प्रोसेस में जो एक मशीन का जो होता है, मशीन का जो क्राइटेरिया होता है ना, मशीन क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट रेंज क्या होना चाहिए, कितना एम्पियर का होना चाहिए, मशीन एसी से डीसी ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए, है ना। तो मशीन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो पावर सोर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करना है ना, रेक्टिफायर सेलेक्ट करना है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस के लिए या तो कौन सा रॉड के लिए या तो कौन सा मटेरियल के लिए, माइल्ड स्टील हो या तो स्टेनलेस स्टील हो, कास्ट आयरन हो, ये सब के लिए कौन सा टाइप का हम लोग पावर को सेलेक्ट करते हैं। पावर मतलब मशीन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना। तो इसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि शक्ति स्रोत और उनका चयन, है ना। शक्ति स्रोत कहने का मतलब वही जो पावर सोर्स हो गया, है ना। शक्ति स्रोत कहने का मतलब जो पावर सोर्स हो गया। ठीक है, शक्ति सोर्स मतलब जो पावर सोर्स हो गया, है ना। शक्ति स्रोत और उनका चयन मतलब जो भी हम लोग पावर सोर्स यूज करेंगे, है ना, या तो ये मशीन हो गया या तो ये वाला मशीन हो गया, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अभी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन जो होता है वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं ना। तो क्या होता है वेल्डिंग में कि वेल्डिंग में पावर सोर्स कहने का मतलब याद रखिएगा जहाँ से हम पावर ले रहे हैं। ठीक है, वेल्डिंग के लिए पावर हम कहाँ से लेते हैं, वेल्डिंग मशीन से लेते हैं। ठीक है, वेल्डिंग में पावर कहाँ से लेते हैं, वेल्डिंग मशीन से लेते हैं। ठीक है, पावर सोर्स वह मशीन या उपकरण होता है। क्या होता है वेल्डिंग में जो पावर सोर्स किसको बोलते हैं, ये मशीन हो गया या तो इसको उपकरण, है ना, इसको उपकरण भी बोलते हैं, हो गया। उपकरण होता है जो धातुओं को पिघलाकर, है ना, मेटल में हम वेल्डिंग में क्या होता है कि पावर सोर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। किसके द्वारा, हीट। पावर सोर्स से हम लोग आर्क क्रिएट करते हैं। आर्क क्या करता है, मेटल को हीट करता है और गलाने का काम करता है। ठीक है, जब गलता है तो क्या होता है, आपस में मेटल क्या हो जाता है, पिघल कर जोड़ जाता है, उसको वेल्डिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जिसको धारा और वोल्टेज प्रदान करता है ना। ये जो पावर सोर्स कहने का मतलब जो पावर सोर्स होता है वो क्या करता है, वेल्डिंग करने के लिए, है ना, वेल्डिंग करने के लिए वोल्टेज और करंट को सप्लाई करता है ना। वेल्डिंग करंट वोल्टेज को निकालता है मेन पावर सप्लाई लेकर के, है ना। मेन पावर इसको सप्लाई हम लोग देते हैं बाहर से, पीछे साइड से इसका प्लग लगा के, और यहाँ से जो पावर सोर्स दिख रहा है, मतलब दो केबल दिख रहा है, ये किसके लिए है, ये वेल्डिंग करंट को बाहर निकालता है और वेल्डिंग वोल्टेज को वहाँ से बाहर निकालता है। ठीक है, वेल्डिंग करंट को यहाँ से दो केबल रहता है, वेल्डिंग करंट को ले जाता है जॉब तक। ठीक है, तो वही कहने का मतलब पावर सोर्स क्या करता है कि एक मशीन होता है वो जो क्या करता है, मेटल को मेल्ट करने के लिए जिस टाइप का करंट चाहिए वो कौन बना के देता है, ये पावर सोर्स बना के देता है। ठीक है, वेल्डिंग में पावर सोर्स का चयन, वेल्डिंग प्रक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा वेल्डिंग में पावर सोर्स का जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जो चयन करेंगे, मान के चलिए कौन सा मशीन को सेलेक्ट करना है, तो किन किन बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है एक वेल्डर को, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं किसके ऊपर, वेल्डिंग प्रक्रिया, है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया कहने का मतलब हम लोग या तो SMAW, ठीक है, या तो इसको MMAW के नाम से जानते हैं, या तो इसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे GMOW,
जिसको हम लोग मिग वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हो गया GTAW, जिसको हम लोग टिग वेल्डिंग या तो आर्गन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, है ना। इन सब वेल्डिंग को देखते हुए कौन सा वेल्डिंग हम लोग करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स का सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल के प्रकार, है ना। मटेरियल के प्रकार कहने का मतलब ये माइल्ड स्टील हो सकता है, MS हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना, माइल्ड स्टील हो सकता है, या तो ये स्टेनलेस स्टील हो सकता है जिसको हम लोग SS बोलते हैं। एल्युमिनियम के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कास्ट आयरन के ऊपर कर सकते हैं। तो मटेरियल का भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, पावर सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। एल्युमिनियम के लिए हम लोग को AC करंट चाहिए तो AC पावर सोर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग AC DC सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए भी अलग टाइप का पावर सोर्स यूज होता है, उसके लिए हम लोग अलग टाइप का पावर सोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है। और क्या करना होता है, वेल्डिंग की स्थिति पोजीशन, है ना। वेल्डिंग की स्थिति पोजीशन कहने का मतलब वेल्डिंग का कौन कौन सा पोजीशन होता है। पहला होता है फ्लैट पोजीशन, दूसरा होता है वर्टिकल, है ना, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल, तीसरा होता है वर्टिकल और चौथा होता है ओवरहेड, ठीक है। ये 4 टाइप का पोजीशन होता है वेल्डिंग में, पहला फ्लैट, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा वर्टिकल और चौथा ओवरहेड पोजीशन, है ना। पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स का सेलेक्ट करते हैं, है ना। पर निर्भर करता है, मतलब ये जो पावर सोर्स का जो सिलेक्शन होता है, वेल्डिंग मशीन का जो चयन हम लोग करते हैं, किन किन बातों पे ध्यान में रख करके किया जाता है। पहला कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करेंगे, दूसरा कौन सा मटेरियल के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं, तीसरा वेल्डिंग पोजीशन, है ना। और भी बहुत सारे हैं, मान के चलिए इलेक्ट्रोड, कौन सा हम लोग इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड में एक होता है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, एक होता है बेयर वायर इलेक्ट्रोड, है ना, जो सिर्फ वायर रहता है, स्पूल के जैसा वायर रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब मिग वेल्डिंग में यहाँ से पतला तार के जैसे ऐसे कंटिन्यूस निकलते रहता है, जिसको हम लोग बेयर वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी इलेक्ट्रोड को देखते हुए भी हम लोग पावर सोर्स का सिलेक्शन करते हैं, है ना। यही चीज़ कहने का मतलब है, पावर सोर्स मतलब वेल्डिंग मशीन जो जहाँ से हम लोग करंट लेंगे वेल्डिंग करने के लिए। तो ये जो पावर सोर्स है ये AC का हो सकता है, DC का हो सकता है, ये कांस्टेंट करंट रख सकता है, करंट को बराबर करके रखेगा, या तो वोल्टेज को बराबर करके रखेगा अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस में, है ना। तो ये होता है पावर सोर्स, मतलब वेल्डिंग मशीन का एक काम होता है, पावर सोर्स का काम होता है, ठीक है। ये सिलेक्शन करने का ये चीज बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे दी गई पावर सोर्स का चयन, प्रमुख मापदंड और उनकी विशेषताएं दी गई है ना। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि किन किन बातों को अभी हम लोग जैसे डिस्कशन किए थे इसके पिछले स्लाइड में कि इन बातों पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब उन बातों पे थोड़ा हम लोग अंदर डीपली थोड़ा घुसते हैं, है ना। तो पहला नंबर पे आता है, पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग प्रक्रिया और आर्क विशेषताएं, है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया कहने का मतलब कौन कौन सा वेल्डिंग जो भी हम बताए थे, टिग हो गया, मिग हो गया, है ना, और आर्क वेल्डिंग हो गया। तो ये सब में अलग अलग टाइप का पावर सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आर्क कैरेक्टर मतलब आर्क का विशेषता देखेंगे, मतलब किसमें हम लोग कांस्टेंट करंट चाहिए, आर्क का लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा ना करंट बढ़ेगा, वो सबको भी कंट्रोल करने वाला वो मशीन में पावर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर पे आता है कांस्टेंट करंट, ठीक है। कांस्टेंट करंट कहने का मतलब एक मशीन में जो वेल्डिंग प्रक्रिया जो होता है, अलग अलग जो वेल्डिंग प्रक्रिया होते हैं, मिग वेल्डिंग या तो SMAW, टिग वेल्डिंग, है ना। तो इन सब में क्या होता है कि एक कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। तो किस में कांस्टेंट करंट चाहिए होता है वो चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। कि यह SMAW, है ना, जिसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग, और GTAW जिसको हम लोग टिग वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसमें आर्क की लंबाई, आर्क लेंथ बदलने पर करंट स्थिर रहता है, जिससे इलेक्ट्रोड आसानी से पिघलाया जाता है, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट करंट कहने का मतलब ये चीज़ मान के चलिए आप लोग कि ये जो दिखाया गया है SMAW, ये जो दिखाया गया GTAW, ठीक है। SMAW में यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और इस जगह पे इसका क्या बन रहा है, इस जगह पे यहाँ पे इसका आर्क बन रहा है ना। यहाँ पे इसका आर्क देख पा रहे होंगे ऐसा करके, इस जगह पे आर्क बन रहा है ना। तो आर्क का जो डिस्टेंस है, मतलब मान के चलिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और ये इलेक्ट्रोड है, तो ये दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे आर्क क्रिएट होता है, इस जगह पे जो आर्क क्रिएट हो रहा है, तो दोनों के बीच के यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, जो 2 से 3 mm या तो 1 से 2 mm जो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये आर्क लेंथ बढ़ने पर, है ना, आर्क लेंथ जैसे बढ़ेगा वैसे क्या हो जाएगा, करंट जो है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। इसका कहने का मतलब कांस्टेंट करंट में करंट बराबर रहेगा, है ना, मतलब टिग वेल्डिंग हो गया या तो आर्क वेल्डिंग हो गया, जिसको हम लोग SMAW वेल्डिंग बोल रहे हैं। उसमें अगर आर्क लेंथ बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रोड का जो टिप होता है, जो रॉड का होता है, उसको हम लोग जॉब से अगर ऊपर उठाते भी हैं तो करंट क्या होगा, बराबर रहेगा। जितना हम लोग करंट सेट करके वेल्डिंग करेंगे उतना ही करंट पे वो वेल्डिंग होगा, करंट में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे बात क्या हो जाएगा, उसमें वोल्टेज अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर जैसे अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक क्लास में देख रहे थे कि एक होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, एक होता है क्लोज सर्किट वोल्टेज, है ना। क्लोज मतलब जिसमें हम लोग आर्क अगर क्रिएट कर दिया, आर्क बना दिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, मतलब वोल्टेज कम हो जाता है ना। तो जैसे जैसे आर्क लेंथ यहाँ पे बढ़ेगा तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज घटने मतलब बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आर्क लेंथ घटता है वैसे क्या होता है, वोल्टेज घटने लगता है। तो यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में, टिग वेल्डिंग प्रोसेस में, और आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है इसमें वोल्टेज अप डाउन हो सकता है, लेकिन करंट क्या रहेगा, करंट समान रहेगा। करंट जो हम लोग जितना सेट करेंगे उतना ही करंट रहेगा, करंट में ऊपर नीचे अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट बोलते हैं, है ना। तो कांस्टेंट करंट इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि इस टाइप का जो मैकेनिज्म है, इस टाइप का जो प्रोसेस है, वो एक वेल्डिंग मशीन में होना चाहिए, वो एक पावर सोर्स में होना चाहिए। कांस्टेंट करंट का जो सिस्टम होता है ना, तो ये सिस्टम किस में होना होता है, एक पावर मतलब जो पावर सोर्स होता है, वेल्डिंग मशीन होता है, तो उसमें उसमें अंदर अंदर ऐसा ऐसा फीचर्स लगा होता है, ऐसा ऐसा डिवाइस लगा होता है जो ये सब चीज़ों को मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इस जगह पे अगर आर्क लेंथ जैसे बढ़ाते हैं वैसे क्या हो गया, करंट कम हो गया, करंट ज़्यादा हो गया तो वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं कौन सा, कांस्टेंट करंट का जो पावर सोर्स होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। SMAW आर्क वेल्डिंग और GTAW में इस टाइप का पावर सोर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें करंट जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज अप डाउन होगा। एक यही दूसरा नंबर पे आता है ना, यही दूसरा नंबर पे आता है कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज ये क्या होता है, यह विधि GMAW जिसको मिग मैग वेल्डिंग बोलते हैं और FCAW इसी का एक दूसरा रूप होता है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, है ना। वेल्डिंग के लिए चुनी जाती है, इनमें वोल्टेज स्थिर रहता है और यह वायर फीड में बदलाव के अनुसार करंट को खुद ब खुद समायोजित कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, पहले ये चीज़ समझते हैं हम लोग। GMAW कहने का मतलब ये वाला जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है GMAW, जहाँ पे एक गन होता है, गन में ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाने से क्या होता है, वहाँ से वायर ऑटोमेटिक बाहर आता है और वेल्डिंग होता है ना। इसी का दूसरा रूप होता है जो वायर होता है, उसको दूसरा रूप क्या दिया गया है, नाम फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग बेसिकली GMAW FCAW में इतना अंतर है कि ये जो वायर होता है ना, यहाँ पे जो वायर जो इस जगह से निकल रहा है ये पूरा सॉलिड वायर होता है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड वायर है। लेकिन यहाँ से जो वायर निकलेगा, इस जगह से जो वायर निकलेगा, ये क्या होता है, ट्यूबुलर होता है, मतलब अंदर से क्या होता है, खाली होता है, अंदर से खोखला होता है और उसमें फ्लक्स भरा हुआ रहता है ना। वो वायर के अंदर फ्लक्स भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, है ना, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। और इसमें गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज स्थिर रहता है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वायर निकलता है, तार जो है, तार जब निकलेगा, है ना, तो इसका जब वायर का जो स्पीड होता है, जिस स्पीड से वहाँ पे वायर फीड सिस्टम होता है ना, उसमें हम लोग स्पीड सेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग रोलर के द्वारा हम लोग स्पीड अच्छा से सेट कर लेते हैं। तो वायर फीड में क्या होता है कि यह वायर फीड में बदलाव के अनुसार करंट को खुद ब खुद समायोजित कर लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज स्थिर रहेगा। जब इसमें क्या होता है, चुनी जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। ये जो वेल्डिंग प्रोसेस जो दोनों में क्या है, वोल्टेज समान रहेगा, है ना, वोल्टेज समान रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, करंट क्या होता है, अप डाउन होते रहेगा, ठीक है। दो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होगा, करंट अप डाउन होगा और इसमें क्या होगा, वोल्टेज अप डाउन होगा। दोनों में समान क्या चीज़ रहेगा, कांस्टेंट करंट किस में रहेगा, टिग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में। वोल्टेज किस में समान रहेगा, मिग वेल्डिंग में और फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में, ठीक है।
तो इस टाइप का पावर सोर्स हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जब हम लोग सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर उस टाइप का फीचर्स पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ रहता है, पहले से ही उस टाइप का उसको मैकेनिज्म, उस टाइप का इलेक्ट्रिकल छोटा छोटा कंपोनेंट उसमें लगा हुआ रहता है, जो ये सब काम उसको करके वेल्डिंग सप्लाई बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे और दूसरा काम, करंट का प्रकार, है ना। दूसरा नंबर पे हम लोग आते हैं। पहला देखें हम लोग जो पावर सोर्स सेलेक्ट करते हैं ना, कौन कौन सा अलग अलग वेल्डिंग, आज मैग हो गया, मैग हो गया, उसमें करंट किस टाइप का चाहिए, कांस्टेंट करंट चाहिए या कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। दूसरा है करंट का प्रकार। ठीक है, करंट का प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ करंट जो एसी डीसी होता है। ठीक है, दो टाइप का करंट होता है, एसी और डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी अधिकांश धातुओं जैसे कार्बन, स्टील और स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग के लिए डीसी सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ठीक है, मान के चलिए ये जो वेल्डिंग मशीन है, ये जो वेल्डिंग देख पा रहे होंगे वेल्डिंग मशीन, ये क्या है, ये पावर सोर्स ले रहा है, एसी पावर सोर्स ले रहा है ना। लेकिन ये जो यहाँ से जो आउटपुट निकाल रहा है वो भी क्या निकाल रहा है, एसी करंट निकाल रहा है। तो ये एसी वेल्डिंग मशीन हो गया, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। लेकिन ये मशीन क्या हो गया, एसी ले रहा है, एसी मेन सप्लाई ले रहा है और यहाँ से डीसी निकाल के दे रहा है ना, डीसी निकाल के देता है। अभी हम लोग जब वेल्डिंग मशीन पढ़ेंगे, एक एक करके सब मशीन के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि वो डीसी कैसे ट्रांसफ़र करता है ना। वो वेल्डिंग मशीन जब होता है, वही हम लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई से क्यों नहीं कर सकते, उसको हम लोग वोल्टेज कम करना क्यों जरूरी होता है, करंट बढ़ाना क्यों जरूरी होता है, ये हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो डीसी कहने का मतलब इसलिए हम लोग ज़्यादा करंट, ये एडवांटेज होता है वेल्डिंग में, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें पोलैरिटी होता है वेल्डिंग में, है ना। पोलैरिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी में बस इतना समझ लीजिए कि पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, उसमें 70% हीट रहता है और नेगेटिव जो होता है उसमें 30% हीट रहता है ना। मान के चलिए ये जो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, डीसी वेल्डिंग मशीन है तब, है ना। डीसी वेल्डिंग मशीन जब है तो डीसी करंट बाहर निकालेगा, बेसिकली समझ लीजिएगा। तो पॉजिटिव में क्या रहेगा, 70% हीट बाहर निकलेगा और नेगेटिव में 30%। मतलब जब जो पॉजिटिव वाला है, अगर हम उसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोड ज़्यादा गलेगा, इसी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड ज़्यादा गलेगा। और जो नेगेटिव है, जो जॉब में कनेक्ट है, जो वर्कपीस में कनेक्ट है, तो वर्कपीस कम गलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका एडवांटेज ले पाते हैं कि पतला पतला मेटल के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, मोटा मोटा के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हैं, है ना। पोजिशनल वेल्डिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर डीसी वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होते जाएगा। तो हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं। डीसी करंट के लिए हम लोग कौन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, जैसे हम लोग रेक्टिफायर हो गया, है ना, रेक्टिफायर हो गया, वेल्डिंग रेक्टिफायर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वेल्डिंग मशीन होता है। और एक होता है इन्वर्टर, है ना, एक होता है इन्वर्टर, इसको हम लोग यूज करते हैं। एक होता है इंजन ड्रिवन, है ना, इंजन ड्रिवन जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब के द्वारा क्या मिल जाता है, डीसी करंट मिल जाता है हमको, है ना। इन सब के द्वारा डीसी करंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एसी करंट में। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, इसका उपयोग मुख्य रूप से एल्युमिनियम, याद रखिएगा, एसी करंट को हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए, है ना। दो मटेरियल होते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, जो सॉफ्ट होते हैं, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ही कम होता है ना, के लिए किया जाता है, जो ऑक्साइड की परत को साफ करने में मदद करता है। इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे एसी करंट एल्युमिनियम का वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है कि इसके ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, तुरंत बन जाता है ना। तो उसको साफ करने के लिए ये जो टिक वेल्डिंग का जो आर्क होता है ना, तो वो आसानी से उसको मेल्ट कर देता है। मेल्ट करने में वहाँ पे ऑक्साइड का एक लेयर नहीं बनने देता है। ठीक है, जब वेल्डिंग एल्युमिनियम को वेल्डिंग करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, तो वेल्डिंग करना बड़ी कठिन होता है। फिर वो ऑक्साइड होकर तुरंत मेल्ट हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, वो तुरंत पता ही नहीं चलेगा कि वो मेटल जो एल्युमिनियम हो मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग एसी करंट यूज करते हैं। ठीक है, मतलब देख लीजिए अभी हम लोग कि करंट का लेकर भी हम लोग वेल्डिंग मशीन को सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखें कि रेक्टिफायर हो गया, रेक्टिफायर से हम लोग डीसी करंट ले सकते हैं, इन्वर्टर से हम लोग एसी डीसी दोनों ले सकते हैं। इंजन ड्रिवन जो हो गया, जो जनरेटर होता है ना, जिसको डीजल पेट्रोल के द्वारा जो चलता है, उसमें हम लोग डीसी करंट ले सकते हैं। तो ये सब वेल्डिंग मशीन का हम लोग सिलेक्शन करते हैं करंट के अकॉर्डिंग देख के। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ड्यूटी साइकिल यह तय करता है, क्या चीज़ तय करता है कि मशीन का लागत, मतलब मशीन को लगातार, है ना, मशीन लगातार 10 मिनट
ठीक है, मशीन जो है वो कंटिन्यू 10 मिनट तक चल रहा है, ठीक है, से अधिक अवधि में कितने मिनट तक बिना गर्म हुए वेल्डिंग कर सकती है ना। मान के चलिए ये वेल्डिंग मशीन है, ये कंटिन्यूअस क्या कर रही है, 10 मिनट कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, बिना गर्म हुए 10 मिनट चला, ठीक है, बिना गर्म हुए 10 मिनट चला, गर्म हुए चल सकती है। औद्योगिक उपयोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए 60% से 100% ड्यूटी साइकिल वाली मशीन को प्राथमिकता दी जाती है ना। 10 मिनट चला बिना गर्म हुए बिना रुके, तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो परसेंटेज होगा, ड्यूटी साइकिल का जो परसेंटेज हो गया वो क्या हो गया, 100% हो गया, है ना। मान के चलिए जो मशीन 10 मिनट हम लोग इसको चलाए, उसको ठंडा होने के लिए हम लोग 4 मिनट दे दिए, वो कंटिन्यू नहीं चलता है, नल चल सकता है 10 मिनट, उसको बीच में ब्रेक देना ही है, क्योंकि मशीन गर्म होने लगता है, मशीन से साउंड आने लगता है, ठीक है। तो मशीन मान के चलिए 6 मिनट चला, है ना, 6 मिनट चला, तो उसका ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ दिखाया गया कि इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं 60% से लेकर के 100% ड्यूटी साइकिल वाला वेल्डिंग मशीन का यूज करते हैं ना। जो बड़ा बड़ा जो भारी जो बड़ा जो वेल्डिंग मशीन होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, वो सबका ड्यूटी साइकिल क्या होता है, 70 से 80-85 के बीच होता है ना। और छोटे छोटे जो इन्वर्टर टाइप हो गए और उनका क्या होता है, ड्यूटी साइकिल वो कम होता है, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल कहने का मतलब, अगर कोई मशीन बिना रुके बिना गर्म हुए जो उसका टाइमिंग है उतना चल पा रहा है, तो उसका क्या है, एफिशिएंसी, मतलब सॉरी, ड्यूटी साइकिल उसका बढ़िया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग में मशीन की दक्षता, ठीक है, मशीन एफिशिएंसी। मशीन एफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेलेक्ट करने में, पावर सोर्स हम लोग सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे एफिशिएंसी होता क्या है, उसके बारे में मुख्य रूप से यह मापती है, जो एफिशिएंसी है वो क्या बताता है वेल्डिंग मशीन में, वो हम लोग देखेंगे कि मशीन द्वारा ली गई कुल विद्युत ऊर्जा, इनपुट पावर का कितना प्रतिशत वास्तव में धातु को पिघलाने और वेल्डिंग करने में आउटपुट पावर में उपयोग हो रहा है, ठीक है। मान के चलिए कि जो वेल्डिंग मशीन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इस जगह पे जो वेल्डिंग मशीन जो हम लोग पावर सोर्स जो यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि कुल विद्युत ऊर्जा जो हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, ये हम लोग उसको क्या दिए, इनपुट दिए, ठीक है। जब उससे हम लोग आउटपुट लेने का बारी आया, जब उससे आउटपुट हम लोग लिए, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, वोल्टेज करंट क्या हो जाता है, मतलब ये मान के चल, इसको हम लोग इनपुट दिए इतना, लेकिन आउटपुट भी उतना ही आना चाहिए। हालांकि उसको वेल्डिंग का जो टर्मिनोलॉजी है, उसके मशीन में अंदर कुछ काम करता है, इसकी वजह से वोल्टेज अप डाउन होता है, वो ट्रांसफर हम लोग कुछ अलग डिवाइस लगा के हम लोग वहाँ पे चेंज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को घटाते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितना हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना का हम लोग मान के चलिए कि कोई काम है, तो वो काम जितना का है, अगर उतना पैसा हम लोग दिए, उतना में वो काम हो गया, तो क्या हो गया, उसका काम करने का जो काम कर रहा है बंदा, उसका एफिशिएंसी ठीक है, लेकिन वही काम को करने के लिए वो 2 दिन लगा दिया, ठीक है। तो उसका क्या है, काम का एफिशिएंसी बढ़ गया, मतलब उसका काम का एफिशिएंसी, मतलब उसका जो ताकत है वो कम है, ठीक है। मतलब वो इनपुट ले रहा है लेकिन वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है, पैसा ले लिया लेकिन वो काम नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो गया वेल्डिंग में मशीन में भी, कि एफिशिएंसी क्या होता है कि इनपुट तो ले लिया लेकिन वो आउटपुट उतना नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। सामान्यतः आर्क वेल्डिंग मशीनों की कुल दक्षता जो एफिशिएंसी होती है 55% से 85% के बीच होता है ना। जो वेल्डिंग मशीन जितने तरह आर्क वेल्डिंग में हम लोग जो यूज करते हैं, मिग वेल्डिंग हो, SMAW प्रोसेस हो, GTAW या तो मिग वेल्डिंग, SMAW मतलब आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, GTAW टिग वेल्डिंग, GMAW मैग वेल्डिंग, है ना। तो इन सब वेल्डिंग अगर सबका जो एक रेशियो मिलाया जाए, सबका एक रेंज होता है, वो कितना होता है, 55 से 85 से 90 हो सकता है ना। 55 से 85 90 के बीच क्या होता है, उसका एफिशिएंसी होता है मशीन का, ठीक है। यह मशीन आंतरिक क्षमता है, यह मशीन की आंतरिक क्षमता है। जैसे बताया, उसमें जो अंदर बहुत सारा जो चीज़ लगा हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी करंट लॉस होता है ना, शोर होता है, ज़्यादा उसको देर तक घूमना पड़ता है, तो उस सब क्या होता है, वहाँ पे लॉस होता है। तो वही चीज़ क्या होता है, आउटपुट जितना ले रहा है उतना आउटपुट बाहर नहीं निकाल पाता है ना।
तो मशीन का ये जो एफिशिएंसी है वो क्या बता रहा है, उसका अंदर का मशीन का जो आंतरिक है ना, आंतरिक जो क्षमता बता रहा है, मतलब वो अपना अंदर जो काम करता है, ठीक है, उसका क्षमता है, ये एफिशिएंसी है ना, कैपेसिटी है वो। इनपुट की इनपुट की गई बिजली की कितना हिस्सा वेल्डिंग सर्किट तक पहुंचता है, मतलब इनपुट की गई जो हम लोग इनपुट दिए हैं 220 से लेकर 440 वोल्ट तक उसको इनपुट दिए हैं, तो उसका कितना हिस्सा, मतलब वो 100% पहुंच रहा है या 80% पहुंच रहा है या तो 50% पहुंच रहा है वेल्डिंग मशीन तक, वही है उसका क्या है, एफिशिएंसी है ना। क्योंकि कुछ ऊर्जा जो यहाँ पे जो एनर्जी जो होता है, एनर्जी यहाँ पे जो हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, तो वहाँ पे 2-3 को एनर्जी चेंज होता है। पहला वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी होता है, अगर कोई घूमने वाला कंपोनेंट है तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होता है। दूसरा होता है क्या, वहाँ पे साउंड एनर्जी निकलता है, तो साउंड एनर्जी में भी कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का वहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, तो एनर्जी मतलब वहाँ पे लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में गर्मी या शोर के रूप में नष्ट हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा जो होता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हीट की वजह से और साउंड की वजह से क्या होता है, एनर्जी कुछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो एफिशिएंसी होता है, जो एफिशिएंसी जो होता है आर्क वेल्डिंग का, वो कम हो जाता है। वेल्डिंग का जितना इनपुट ले पा रहा है उतना आउटपुट नहीं दे पाता है, ठीक है। इन्वर्टर आधारित जो आईजीबीटी होता है ना, इन्वर्टर टाइप का जो वेल्डिंग मशीन होते हैं, इस जगह पे मान के चलिए कि इन्वर्टर टाइप का वेल्डिंग मशीन है, तो आईजीबीटी कहने का मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोरल, ठीक है, बाइपोरल ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग आईजीबीटी बोलते हैं ना, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है, या अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर स्विच होता है, ठीक है। ये जो आईजीबीटी होता है एक उसके अंदर सेमीकंडक्टर एक छोटा सा स्विच होता है जो बिजली डीसी को बहुत तेज़ी से चालू और बंद करता है ना, मतलब क्या होता है ये, बिजली डीसी को बहुत तेज़ी से चालू करता है और बंद करता है, एसी में बदलता है। मशीन अपनी उच्च तकनीकी के कारण पुराने ट्रांसफार्मर मशीनों की तुलना में अधिक विद्युत कुशल होती है ना। इन्वर्टर का अगर बात हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इन्वर्टर का जो यहाँ पे इन्वर्टर का थोड़ा सा मशीन के बारे में बता दिया गया, अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, है ना। तो वे जो एफिशिएंसी है वो क्या है, कोई चीज़ का इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करने का एक उसका फॉर्मूला भी होता है अलग से, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेल्डिंग मशीन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है मिग और मैग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग। मिग कहने का मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, है ना। और मैग कहने का मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, है ना। ए फॉर एक्टिव, आई फॉर इनर्ट गैस। जब यहाँ पे इनर्ट गैस यूज करते हैं, इनर्ट गैस कौन कौन सा हो गया, इनर्ट गैस हो गया आर्गन और हीलियम, है ना। आर्गन और हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है। CO2 क्या है, एक एक्टिव गैस है, ठीक है। लगभग 70 से 90% एफिशिएंसी होता है, ठीक है, किसका, मिग और मैग वेल्डिंग जो होता है उसका जो मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, 70 से 90% का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मशीन का एफिशिएंसी अगर हम लोग बात करेंगे तो यही वाला वेल्डिंग मशीन होता है। फिर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, उसका भी एफिशिएंसी अच्छा खासा होता है, ठीक है। SMAW जिसको हम लोग MMAW के नाम से शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, एक ही नाम है। स्टिक वेल्डिंग भी उसी को बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग भी उसी को बोलते हैं। इसका लगभग 60 से लेकर के 80% या तो 75, ठीक है, 60 से 75-80 के बीच में इसका जो मशीन का एफिशिएंसी होता है वो होता है। क्योंकि ये लॉस कहाँ पे हो रहा है, 100% क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रांसफार्मर में गर्मी, है ना, जो हीट जनरेट होता है और जो शोर होता है, जो साउंड होता है, उसमें क्या करता है वो एनर्जी लॉस हो जाता है, तो वो एनर्जी पूरा बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। टिग वेल्डिंग का लगभग क्या होता है, 40 से 60% इसका एफिशिएंसी होता है। क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारा छोटा छोटा डिवाइस होता है, इसके द्वारा हम लोग उसमें एक और वाटर कूलर जोड़ देते हैं, पावर सोर्स वहाँ पे चल जाता है ना। तो उसमें बहुत सारा कंपोनेंट जुड़ा हुआ रहता है, तो सबको पावर देना पड़ता है, ठीक है। सब में पावर लॉस होता है थोड़ा थोड़ा, तो इनपुट जितना लेते हैं उतना आउटपुट नहीं हो पाता है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब इतना समझ लिया कि जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट दे रहा है कि नहीं, वही हो गया मशीन का एफिशिएंसी। लॉस कहाँ पे होता है एफिशिएंसी, मतलब कहाँ को लॉस हो सकता है, हीट जो होता है वहाँ पे लॉस होता है, शोर करता है, कोई घूमने वाला चीज़ है वहाँ से साउंड होता है, वहाँ पे वो एनर्जी लॉस होता है ना। सबका अलग अलग वेल्डिंग मशीन जो होता है, जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसका सबका अलग अलग, वेल्डिंग मशीन का अलग अलग एफिशिएंसी का एक परसेंटेज होता है, वो अलग अलग होता है,
ठीक है, ये हो गया SMA W, GTA W और GMA W। इनकमिंग पावर सप्लाई है ना, इनकमिंग पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पावर सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कार्यशाला मतलब जहाँ पे वर्कशॉप या साइट जिस जगह पे हम लोग काम करेंगे, या तो जहाँ पे वर्कशॉप जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, की स्थिति के आधार पर चयन, है ना, मतलब जी जगह के अकॉर्डिंग इनकमिंग पावर सप्लाई। ठीक है, मतलब जिस जगह पे जिस टाइप का पावर सप्लाई हमको मिल पा रहा है, कहीं पे अगर हम लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं, है ना, आउटडोर में जिसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह पे बिजली का सुविधा, जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आता है, तार से जो आता है, वो वाला सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे भी हम लोग पावर सोर्स सेलेक्ट करेंगे, है ना, वहाँ पे भी हम लोग को वेल्डिंग करने के लिए पावर सोर्स चाहिए। तो वहाँ वही चीज़ बोल रहा है कि कार्यशाला और साइट की स्थिति के अकॉर्डिंग हम लोग पावर क्या करते हैं, इनकमिंग पावर सप्लाई जो हम लोग लेते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पावर सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे अभी कि कहीं पे मान के चलिए कि सिंगल फेज मिल रहा है, ठीक है, किसी जगह पे जैसे किसी का घर में गए वेल्डिंग करने के लिए, छोटे छोटे जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम करने के लिए, तो उसका घर में क्या हुआ है, सिंगल फेज से सब कुछ वो जो चल रहा है। अब उसी का घर से अगर हम लोग मान के चले छोटा सा एक पावर सप्लाई लेंगे वेल्डिंग मशीन को चलाने के लिए, तो ये जो मशीन होता है वो क्या है, सिंगल फेज मशीन होता है, जिसको हम लोग छोटा वाला इन्वर्टर टाइप भी वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। ये एक हल्का होता है, एकदम लाइट वेट होता है, इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। ये लगभग 15 से 20 kg में ये आ जाता है आसानी से, 15 से 20 ज़्यादा ही होगा, 15 से 20 kg के अंदर ये इसका पूरा वेट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सिंगल फेज, मतलब सिंगल फेज कहने का मतलब 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट लेगा, और इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज यहाँ पे मेन पावर में जो उसका जहाँ पे उसका सॉकेट लगा होगा उस जगह पे हम लोग इसको यूज करके हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, छोटे कार्य और हल्के घरेलू कार्यों के लिए, है ना, लाइट वेट के लिए ज़्यादातर इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कभी कि जो इनकमिंग पावर सप्लाई जो मिल रहा है किसी का हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हमको कहीं पे सिंगल फेज मिल रहा है तो उस जगह में अलग टाइप का हम लोग पावर सोर्स सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे 3 फेज मिल गया, ठीक है, 3 फेज पावर सप्लाई मिल गया, तो कहाँ पे 3 फेज ज़्यादातर होता है कि भारी औद्योगिक उत्पादन के लिए, है ना, जहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है उस जगह पे ज़्यादातर हम लोग 3 फेज वाला यूज का वायरिंग वहाँ पे किया हुआ रहता है ना, पहले से ही 3 फेज इंडस्ट्रियल वायरिंग किया हुआ रहता है। तो उस जगह में कंटिन्यू अगर वेल्डिंग करना हो तो हैवी जिसका मशीन का एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको क्या होना चाहिए, उसका 3 फेज का ज़्यादा होता है, मतलब जितना ज़्यादा लेगा, जितना बड़ा साइज़ का मशीन होता है ना, वो उतना लंबा समय तक काम कर सकता है और उसका जो एफिशिएंसी है उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे जो बड़ा साइज़ का जो वेल्डिंग मशीन जो होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर हो गया, तो रेक्टिफायर जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब 3 फेज के होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं जिसको हम लोग AC ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। 3 फेज कहने का मतलब 440 वोल्ट का। ठीक है, 3 फेज कहने का मतलब 440 वोल्ट लेता है, इनपुट लेगा, और बाद में हम लोग जो आउटपुट लेंगे वो वेल्डिंग सप्लाई लेंगे यहाँ से। ठीक है, मेन पावर सप्लाई इसको 3 फेज चाहिए 440 वोल्ट, वेल्डिंग सप्लाई यहाँ से जो मशीन का जो आउटपुट एम्पियर जो होता है, मान के चलिए मशीन का जो 600 है ना, 600 एम्पियर है आउटपुट रेंज, तो 600 एम्पियर तक आसानी से हम लोग करंट एडजस्ट करके अलग अलग थिकनेस डायमीटर का इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करके उसको हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है इंजन ड्रिवन हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंजन ड्रिवन देखेंगे उन साइटों के लिए जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, इंजन ड्रिवन कहने का मतलब जिसमें घूम करके, है ना, चल करके इंजन को क्या करेगा, घूम करके, इंजन को घूमने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए, किसके द्वारा चलता है, यहाँ पे इसका इंजन ड्रिवन इस जगह पे एक चीज़ लगा हुआ रहता है जिसमें हम लोग यहाँ पे डीजल या तो पेट्रोल, है ना, डीजल या तो पेट्रोल, ठीक है, डीजल पेट्रोल के द्वारा हम लोग इसको चला करके, जिस जगह पे बिजली का सुविधा नहीं रहता है, जिस जगह पे सिंगल फेज 3 फेज नहीं है, उस जगह पे हम लोग इस टाइप का जो वेल्डिंग मशीन रहता है, जो जनरेटर सेट होते हैं, जनरेटर, उसको बेसिकली हम लोग वेल्डिंग जनरेटर भी बोलते हैं ना, तो ये पावर सोर्स वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं किस जगह पे, जिस जगह पे बिजली का सुविधा नहीं रहता है उस जगह पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि पावर सप्लाई जो इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स का अलग अलग सेलेक्शन करते हैं, है ना, अलग कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा करना है उसके हम लोग ये पावर सोर्स का सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मशीन के प्रकार, है ना, मशीन के प्रकार जो हम लोग पावर सेलेक्ट करेंगे
तो कौन कौन सा वेल्डिंग मशीन होता है जिसको हम लोग सेलेक्ट करने का काम करते हैं ना। मतलब ये जो दिखाया गया है ये भी एक पावर सोर्स है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये भी एक पावर सोर्स है जिसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। ये भी एक पावर सोर्स है जिसको छोटा वेल्डिंग मशीन होता है ना, इन्वर्टर ट्रैप वाला जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये भी एक पावर सोर्स है जिसको हम लोग इंजन ड्रिवन या तो जनरेटर बोलते हैं, है ना। तो इतने सारा जो पावर सोर्स होते हैं तो इनका कहाँ पे किस चीज़ के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करते हैं, कब सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया हुआ है। इन सब के बारे में एक अलग से क्लास होगा, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में एक अलग से क्लास होगा, है ना, रेक्टिफायर के बारे में एक अलग से होगा, जनरेटर और इन्वर्टर के बारे में अलग क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे है ट्रांसफार्मर, जो पावर सोर्स हम लोग यूज करते हैं, है ना। यह मुख्य जो मेन एसी सप्लाई होता है, एसी सप्लाई मतलब या तो 220 वोल्ट या तो 440 वोल्ट, ठीक है। ये है क्या है, एसी मेन सप्लाई होता है, जहाँ से हमारे घर पे या तो जहाँ पे भी काम करेंगे उस जगह पे इनपुट आ रहा है पोल के द्वारा, ठीक है, को कम वोल्टेज और उच्च करंट वाले एसी में बदलता है ना। ये क्या करता है, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, जो वोल्टेज है 220 वोल्ट से 440 वोल्ट उसको क्या करेगा, वो कम करेगा, है ना। वो वोल्टेज को घटाता है, करंट को बढ़ाता है, ठीक है। यह सस्ता और टिकाऊ होता है, ठीक है। ये सस्ता भी होता है और लंबा समय तक एकदम टिकाऊ है। मतलब इसको क्या करते हैं, इसका ड्यूटी साइकिल से लेकर के इसका मशीन का एफिशिएंसी सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। सब कुछ ज़्यादा एकदम परसेंटेज इसका अच्छा रहता है। तो इसके अंदर एक डिवाइस लगा हुआ रहता है ना, इसके अंदर एक चीज़ लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको नहीं, इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है ना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है और करंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये एक पावर सोर्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जिस जगह में एसी पावर सोर्स चाहिए वहाँ पे। दूसरा क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक है। यह एसी को डीसी करंट में परिवर्तित करता है ना। ये जो इसको हम लोग पावर सोर्स हम मान के चलिए दे रहे हैं 220 वोल्ट या तो 440 वोल्ट एसी पावर सप्लाई हम लोग इसको यहाँ से दिए बाहर से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसी को क्या करेगा, यहाँ से जब निकलेगा इसका दो वायर इस जगह से, यहाँ पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है। तो बेसिकली पहचानने का एक तरीका भी होता है कि कौन सा वेल्डिंग मशीन एसी करंट दे रहा है, कौन सा मतलब एसी पावर सोर्स है, कौन सा डीसी पावर सोर्स है। तो एसी वाला जो पावर सोर्स होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जो डीसी पावर सोर्स होते हैं, जितना भी डीसी वेल्डिंग मशीन या तो डीसी वेल्डिंग जनरेटर जो होते हैं, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको दिखाया गया रहता है, ठीक है। क्योंकि आसानी से पता चल जाता है कि डीसी और डीसी वेल्डिंग में जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एक होता है इसके अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इसके अंदर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है, जो क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। उसके बाद एक और डिवाइस लगा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है, ठीक है। कौन चेंज करता है, वो रेक्टिफायर। इसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एसी करंट को। एक होता है इन्वर्टर, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन जो दिख रहा है यह आधुनिक तकनीक है जो एसी को उच्च आवृत्ति डीसी में बदलता है ना। एसी करंट को क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी डीसी में बदलता है। यह हल्का, छोटा और बिजली को खपत कम करने वाला मशीन होता है ना। जैसे भी बताया, ये जो वेल्डिंग मशीन है इसको कहीं भी हम लोग ले जाकर यूज कर सकते हैं, घर में भी सिंगल फेज में इसको हम लोग आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। एक है इंजन चलित जनरेटर, है ना। ये जो जनरेटर होता है इंजन चलित, मतलब जो इंजन से चलेगा, इंजन इसमें लगा हुआ रहता है। इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे फ्यूल चाहिए, है ना, ईंधन चाहिए। ईंधन हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें, पेट्रोल या डीजल, ठीक है, से चलता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं रहती है ना, जिस जगह पे एसी का मतलब बिजली का कोई दूर दूर तक सोर्स नहीं दिखता है। जैसे मान के चलिए कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, पाइपलाइन गया हो, तो जिस जगह में जंगल के द्वारा होते हुए पाइपलाइन गुजरा हो, तो हर जगह पे तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस जगह में इस टाइप का जो मशीन होते हैं, इस टाइप का जो पावर सोर्स होते हैं, उस जगह पे वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है, ताकि वहीं पे उसको क्या करते हैं हम लोग, पावर जनरेट करते हैं, है ना। पावर सोर्स को जनरेट करते हैं और वेल्डिंग करने का आसानी से काम कर सकते हैं। इसको छोटा साइज़ में भी आता है और बड़ा साइज़ में भी आता है। छोटा सा काम से लेकर के बड़ा काम करने तक इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली भी हम लोग देखें कि जो पावर सोर्स होते हैं उनको, मतलब जो मशीन होते हैं उनका क्यों, कितने टाइप का पावर सोर्स होते हैं, 1 2 3 4 देखें हम लोग, है ना। और उससे पहले हम लोग देखें कि इनकमिंग जो पावर सोर्स है, मतलब कहाँ सिंगल फेज है, कहाँ 3 फेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि मशीन का जो इफिशिएंसी होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स सेलेक्ट करते हैं,
है ना। फिर हम लोग देखें कि करंट जो है किस टाइप का करंट चाहिए, एसी करंट चाहिए ना डीसी करंट चाहिए, कौन से मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग करना है उसके लिए एसी करंट अच्छा रहेगा ना डीसी करंट ज़्यादा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पावर सोर्स सेलेक्ट करने का काम करते हैं। एक हम लोग फिर देखें कि जो अलग अलग टाइप का जो वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गया, टिक वेल्डिंग हो गया, उसमें कांस्टेंट करंट चाहिए, करंट मतलब अप डाउन नहीं होना चाहिए, उस टाइप में अलग टाइप का पावर सोर्स हम लोग यूज करते हैं। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग या तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, उसमें क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अप डाउन नहीं होना चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप में उस जगह पे हम लोग अलग टाइप का पावर सोर्स यूज करते हैं ना, उस टाइप का पावर सोर्स चाहिए। तो ये जो बेसिकली आज का जो लेसन था है ना, वो किसके ऊपर था कि वेल्डिंग का जो पावर सोर्स हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं, जितने ये जो मशीन जो दिख रहे हैं ना, ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर टैप हो गया, जनरेटर हो गया, तो इन सब का यूज जो सिलेक्शन करते हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है सेलेक्ट करने का, है ना, उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो इसके बारे में था आज का क्लास। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं ना।